Good afternoon, students. Today we will discuss about introduction to data structure. So what is a data structure? A data structure is a collection of data on which operations are defined to manipulate and store the individual data elements. अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो आप दो डेफिनेशन देख रहे हो। पहली डेफिनेशन क्या कहती है कि एक डाटा ऑब्जेक्ट को जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया एज एन एग्रीगेट ऑफ अदर डाटा ऑब्जेक्ट्स, जिसको दूसरे डाटा ऑब्जेक्ट यूज करके कंस्ट्रक्ट किया गया, जिनको हम कंपोनेंट भी कहते हैं, उसको मैं स्ट्रक्चर डाटा ऑब्जेक्ट या डाटा स्ट्रक्चर कहता हूं। जो कंपोनेंट हैं डाटा स्ट्रक्चर के, वो इंडिविजुअल एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, और वो दूसरे डाटा स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। दूसरा अरे भी हो सकता है, अरे कि कलेक्शन ऑफ अरे भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स भी हो सकता है। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें, डाटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्पेसिफाइड मैनर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? कहता कलेक्शन है डाटा एलिमेंट्स की जो कि ऑर्गेनाइज किए गए हैं एक खास मैनर के अंदर, और एक्सेसिंग फंक्शन यानी कि ऑपरेशंस डिफाइंड हैं टू स्टोर एंड रिट्रीव इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट्स। इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट्स को रिट्रीव करने के लिए और स्टोर करने के लिए डाटा जो ऑपरेशंस हैं वो डिफाइंड हैं फॉर द डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर अगर बेसिकली बात करें तो दो टाइप के हैं। पहला है बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर। बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि अरेज, रिकॉर्ड्स, स्ट्रक्चर्स। अरेज या वन डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं। जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो प्रोग्रामर को उनके बारे में कि एक्सेसिंग कैसे होगी या कैसे करनी है, ये जानने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामर ने तो सिर्फ ऑपरेशन बताना है कि ये कर दो और वो हो जाएगा। दैट इज जो एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग है एलिमेंट्स की या मैनिपुलेशन है, दैट इज ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द यूजर। वो यूजर से छुपी हुई है, यूजर के हिडन है, यूजर उसको देख नहीं सकता कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। जो यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर है, द यूजर डिफाइंड आर वो डाटा स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रोवाइडेड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस आप ऐसे कह लीजिए कि ये वो डाटा स्ट्रक्चर हैं जिनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये लैंग्वेज के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते, जैसे अरे, रिकॉर्ड, स्ट्रक्चर, ये तो डायरेक्टली अवेलेबल है। बट यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर हैं वो डायरेक्टली लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट। जो यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर है उसके लिए प्रोग्रामर को स्पेसिफाई करने पड़ते हैं सेट ऑफ प्रोसीजर फंक्शंस दैट कैरी आउट द एक्सेसिंग फंक्शंस। सो यूजर डिफाइंड करता है कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, कौन से फंक्शन लगेंगे, कौन से प्रोसीजर लगेंगे, जिनसे डिफरेंट फंक्शंस को यूज जिसके लिए एक्सेस करने के लिए फंक्शन परफॉर्म किए जा सकें। ठीक है जी, तो वो यूजर को बताने पड़ेंगे। अगर मैं बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बारे में बात करूं, जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर हैं वो स्पेसिफाइड इम्प्लीमेंट बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ, और जो यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर हैं वो प्रोग्रामर द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं और उसी द्वारा स्पेसिफाई किए जाते हैं। जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो इनकैप्सुलेट होते हैं, यानी कि एक कैप्सूल के अंदर बंद होते हैं, हिडन होते हैं। सो जो यूजर है वो उनकी डेफिनेशन है जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर की, उनको नहीं देख सकता और उनको मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। जो यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो मे और मे नॉट भी इनकैप्सुलेटेड है, वो इनकैप्सुलेट हो भी सकते हैं, हिडन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर इनकैप्सुलेटेड है तो यूजर उनको उनकी आइटम्स को एक्सेस नहीं कर सकता और मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। अगर इनकैप्सुलेटेड नहीं है तो यूजर उनके डाटा एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है, डाटा आइटम्स को, और उनको चेंज भी कर सकता है। कहता जो
यूजर है बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स का, वो उनकी डेफिनेशन को चेंज किसी भी हालत में, जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डेफिनेशन को चेंज नहीं किया जा सकता बाय द यूजर। जो डेफिनेशन है डाटा यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स की, उसको चेंज किया जा सकता है। ये जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो लैंग्वेज, जो भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसका पार्ट होंगे, दे आर पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। जो यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, these are built by the programmer using built-in data types and facilities provided by the language. जो built in data structures हैं, these are always present in every language, ये हर एक लैंग्वेज के अंदर हमेशा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि int, float, char, array, structure, etc. और जो यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, they can be built in a language if the language provide the facility for constructing. अगर लैंग्वेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर को बिल्ड करने की, तो हम कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर लैंग्वेज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती तो हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स की। डाटा स्ट्रक्चर दो तरह के हैं जी, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव मतलब बेसिक्स, बेसिक यानी कि जो लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है उनको प्रिमिटिव, यानी कि प्रिमिटिव वो जिनको फर्दर और ब्रेक नहीं किया जा सकता। नॉन प्रिमिटिव या आप कंपोजिट डाटा स्ट्रक्चर्स वो हैं जिनको फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर एंड पॉइंटर। नॉन प्रिमिटिव में आपके पास अरेज, लिस्ट, फाइल्स। लिस्ट को फर्दर दो हिस्सों में तोड़ दिया, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट के या लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। लीनियर के अंदर आपके आते हैं पास आते हैं स्टैक्स, क्यूज। अगर नॉन लीनियर की बात करें तो आपके पास ग्राफ्स एंड ट्रीज। तो अब इन सब के बारे में, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है जी, लीनियर, नॉन लीनियर, इन सब के बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या है। सो पहले प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहता, जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है ये बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन बाय मशीन इंस्ट्रक्शंस। मशीन इंस्ट्रक्शंस के साथ इनके ऊपर डायरेक्टली ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है उनकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट उनकी रिप्रेजेंटेशंस हैं। इंटीजर्स, फ्लोट्स, करैक्टर्स, पॉइंटर्स, ये इनकी एग्जांपल्स हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स की। These data types are available in most programming language as built-in type. ये most of the programming language के अंदर as built-in type available होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप या डाटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। These are derived from primitive data structures. नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर किसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं? ऑन स्ट्रक्चरिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डाटा आइटम। यानी कि जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, या तो वो होमोजीनियस एलिमेंट्स का ग्रुप होगा या वो हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक तरह के सिर्फ इंटीजर्स का कलेक्शन, सिर्फ करैक्टर का, सिर्फ फ्लोट्स का, या सिर्फ पॉइंटर्स की कलेक्शन। या हेट्रोजीनियस इंटीजर और करैक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन, इंट और फ्लोट का कॉम्बिनेशन, ये दोनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। एग्जाम्पल है नॉन प्रिमिटिव की, अरेज, लिस्ट, फाइल्स एटसेट्रा। इन नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। पहले प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं उनको मैं बेसिक डाटा टाइप्स कहता हूं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स बिल्ट फ्रॉम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो हमारे पास चार बेसिक डाटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, कैर एंड डबल। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी हैं? अरेज, पॉइंटर, स्ट्रिंग्स एंड रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। ओनली ए सिंगल वैल्यू इज असाइन टू ए वेरिएबल। एक वेरिएबल को एक सिंगल वैल्यू असाइन की जाती है एंड डाटा टाइप इज डिफाइंड एज ए वेरिएबल डाटा टाइप। और ऐसों को हम पर्टिकुलर वेरिएबल डाटा टाइप के साथ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इंट, कैर के इंट ए, इंट बी, एक ही वैल्यू दे सकते हैं। द डिफरेंट डाटा टाइप्स मे और मे नॉट बी ऑफ सेम डाटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल अरेज एंड रिकॉर्ड्स। अरेज सेम टाइप के होते हैं, रिकॉर्ड्स में डिफरेंट डाटा टाइप हो सकते हैं।
फॉर स्टोरिंग ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज दीज डाटा टाइप्स कैन नॉट बी यूज्ड। अगर आपने वैल्यू स्टोर करनी है, एक कलेक्शन स्टोर करनी है वैल्यूज की, तो इन डाटा टाइप्स को यूज नहीं कर सकते। सिंगल वैल्यूज के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। अगर आपने ग्रुप ऑफ वैल्यूज स्टोर करनी है, फॉर स्टोरिंग ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज वी हैव टू यूज सच डाटा टाइप्स। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मैं एक डाटा स्ट्रक्चर को लीनियर कहूंगा अगर इसके एलिमेंट्स हैं वो कनेक्टेड लीनियर फैशन के अंदर बाय मींस ऑफ लॉजिकली और इन सीक्वेंस मेमोरी लोकेशन, यानी कि या तो एलिमेंट मेरे कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर पड़े हैं या वो बाय चेन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स को मैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहता हूं। तो हमारे पास दो वेज हैं टू रिप्रेजेंट ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी। या तो वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो सकती है या उनकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो सकती है। या तो मैं स्टैटिक का मतलब है या तो मैं कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करूं, डायनेमिक का मतलब है मैं रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं। स्टैटिक का मतलब कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करना डाटा स्ट्रक्चर्स को, डायनेमिक का मतलब है रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट कर। जो पॉसिबल ऑपरेशंस ऑन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग और मर्जिंग हो सकती हैं। एग्जांपल्स हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के स्टैक एंड क्यूज। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर दोज डाटा स्ट्रक्चर्स इन विच डाटा आइटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस। जहां डाटा आइटम एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज नहीं है पर्टिकुलर, ना तो चेन के साथ है ना कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर है, वो हैफजार्डली पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स को मैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहता हूं। ऐसे एग्जांपल कौन सी है इनकी जी? एक ये ट्रीज, ग्राफ्स, ये एग्जांपल्स हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की। डिफरेंस देख लेते हैं लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। सो एवरी आइटम इज रिलेटेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट आइटम। कहता है हर एक आइटम होगी जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर वो अपनी पिछली आइटम के साथ भी और अपने आगे वाली आइटम के साथ रिलेट करती होगी। एवरी आइटम इज अटैच्ड विद मेनी अदर आइटम। हर एक आइटम है वो बहुत सारी आइटम के साथ जुड़ी होगी, तो उसमें आगे पीछे कुछ नहीं होगा कि ये उससे आगे है या ये उससे पीछे है। जो डाटा है वो लीनियर सीक्वेंस के अंदर अरेंज्ड होगा, डाटा है वो लीनियर सीक्वेंस के अंदर अरेंज नहीं होगा। जो डाटा आइटम्स हैं उनको आप ट्रैवर्स कर सकते हैं इन ए सिंगल रन। एक रन के अंदर मैं ट्रैवर्स कर सकता हूं। डाटा को एक रन के अंदर ट्रैवर्स नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी ट्रैवर्स्ड इन ए सिंगल रन। एक बार रन करके नहीं किया जा सकता, तो मल्टीपल रन करने पड़ते हैं। इंप्लीमेंटेशन ईजी है, इसकी इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है। एग्जांपल्स हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर अरेज, स्टैक्स, लिंक्ड लिस्ट, क्यू, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के ट्री एंड ग्राफ। अब स्टैटिक एंड डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको दो तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर किया जा सकता है, या तो स्टैटिकली या डायनेमिकली। सो स्टैटिकली मतलब कंपाइल टाइम पे, डायनेमिक का मतलब है रन टाइम पे। सो दीज आर स्टैटिक की बात करते हैं। दीज आर द डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर स्टोर्ड स्टैटिकली एट कंपाइल टाइम। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि वो डाटा स्ट्रक्चर जिनको मेमोरी या जिनको कंपाइल टाइम पे स्टोर किया जाता है, रन कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट की जाती है, उनको मैं स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर कहता हूं। और ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जिनको रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट की जाती है या रन टाइम पे वो स्टोर किए जाते हैं, उनको मैं डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर कहता हूं। द स्पेस कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर फॉर रीयूज। जो एक बार स्पेस अलोकेट हो गई स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर्स को, उसको फिर दोबारा रिकवर या नहीं किया जा सकता फॉर द रीयूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दैट प्रोग्राम। ठीक होगी जी बात। जो स्पेस है डायनेमिक की, द स्पेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर पोजीशन। एक पर्टिकुलर पोजीशन से स्पेस को रिकवर किया जा सकता है इन केस ऑफ डायनेमिक। द न्यू एलिमेंट्स कैन नॉट बी इंसर्टेड बिटवीन टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स के बीच में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास स्पेस हो, सफिशिएंट स्पेस हो, तब तो किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। द न्यू एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन द टू एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स को दो एलिमेंट के बीच में इंसर्ट किया जा सकता है। कब तक किया जा सकता है? जब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी अवेलेबल है तब तक किया जा सकता है। इस केस में जब तक उस डाटा स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट है
तब तक तो किया जा सकता है, उसके बाद आप दो एलिमेंट्स के बीच में किसी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं किया सकते। मेमोरी इज फिक्स्ड एंड वेस्टेज ऑफ मेमोरी टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मेमोरी हमारी वेस्ट होगी, अगर मान लीजिए आप अरे 100 एलिमेंट का डिक्लेयर करते हो और आप 50 एलिमेंट स्टोर करते हो, तो 50 मेमोरी लोकेशन वेस्ट हो जाएंगी। मेमोरी इज डायनेमिकली स्टोर्ड, हेंस वेस्टेज ऑफ मेमोरी डज नॉट टेक प्लेस व्हेन लेस नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट। इस केस में अगर आपके पास कम एलिमेंट है तो कम मेमोरी एलोकेट होगी, ज्यादा एलिमेंट है तो ज्यादा मेमोरी एलोकेट होगी, इसलिए मेमोरी वेस्टेज का कोई सवाल नहीं है। अरे एक एग्जांपल है स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर की। अरे को ड्यूरिंग कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेट होती है, इसलिए वो एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है। लिंक्ड लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। लिंक्ड लिस्ट को रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, इसलिए वो एक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। अब कौन कौन से ऑपरेशन हैं कॉमनली, अब पहले मैं कॉमनली बात कर रहा हूं, जब इंडिविजुअल आपके पास डाटा स्ट्रक्चर आएंगे तो अब उनके बारे में इंडिविजुअल बात करेंगे। सो कॉमनली कौन कौन से ऑपरेशन है जो डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। सो जो मोस्ट कॉमनली कॉमन ऑपरेशंस है, सबसे पहले क्रिएट, डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है तो उनको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। सी के अंदर मेरे पास मेलक फंक्शन है जो ये काम करता है। ठीक होगी जी बात। फिर डाटा स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि उसको खत्म किया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है। जो मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर को एलोकेट की गई है उसको आप रिकवर कर सकते हो। सी के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है फ्री, जो कि मेमोरी डायनेमिकली स्टोर्ड डाटा स्ट्रक्चर को एलोकेट की गई है उसको रिकवर करके फ्री पूल में डाल देता है ताकि उसको रीयूज किया जा सके। ट्रेवर्स किया जा सकता है, दैट इज विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस। वो ट्रेवर्सल हो गई, हम हर एक एलिमेंट को एग्जैक्टली एक बार विजिट करें तो वो ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट को मैं डाटा स्ट्रक्चर में से सिलेक्ट कर सकता हूं, उसको रीड कर सकता हूं। अपडेट कर सकते हैं, हम किसी वैल्यू को या मल्टीपल वैल्यूज को डाटा स्ट्रक्चर्स की को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास अपडेशन का। सर्चिंग कर सकते हैं, मैं डाटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम को, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर सकता हूं। हमारे पास डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। मैं सॉर्ट कर सकता हूं एलिमेंट्स को, डाटा स्ट्रक्चर्स के को। सॉर्टिंग हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सॉर्ट किया जा सकता है। हम डाटा स्ट्रक्चर्स को मर्ज कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा डाटा स्ट्रक्चर, दो या दो से ज्यादा अरेज को जोड़ के एक नया अरे बनाया जा सकता है। दो स्ट्रक्चर्स को जोड़ के एक नया स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ठीक होगी जी बात। तो हम मर्ज कर सकते हैं, मर्ज के ऊपर कोई पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर मर्जिंग की जा सकती है, कंबाइन किया जा सकता। स्प्लिटिंग की जा सकती है, हम डाटा स्ट्रक्चर्स को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ठीक है जी। मल्टीपल, एक सिंगल लिस्ट को मल्टीपल लिस्ट के अंदर ब्रेक किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। अब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले सी के अंदर एक यूनियन नाम का बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जान लेते हैं। जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर एक हेट्रोजीनियस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स डाली जा सकती हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है। अगर मैं यूनियन की जगह पे स्ट्रक्चर लिख दूं, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, तो ये मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर नेम है, उसका रोल नंबर है, मार्क्स है, टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। अगर सेम को मैं यूनियन भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो यूनियन है वो जो उसका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उतनी मेमोरी लेता है। जैसे अगर आप देखें नेम 10
बाइट्स ले रहा है, तो ये मैंने आपको दिखा रखा है 10 बाइट्स नेम की ले रखी है। रोल नंबर क्योंकि इंट है तो वो 2 बाइट लेगा, 2 बाइट दिखा रखी है। मार्क्स इंट है, 2 बाइट लेगा, 2 बाइट। तो मैक्सिमम यूनियन मैक्सिमम कितनी बाइट्स लेगा जी? 10 बाइट लेगा, यानी कि इनमें से एट ए टाइम एक वैल्यू स्टोर की जा सकती है, या तो नेम स्टोर किया जा सकता है, या रोल नंबर स्टोर किया जाता है, या मार्क्स। किस केस में? यूनियन के केस में। बट अगर आप सेम को स्ट्रक्ट लिख देते हो, स्ट्रक्चर लिख बना देते हो, STRUCT स्ट्रक्ट लिखते हो, तो टोटल 14 बाइट्स मेमोरी लगेगी। 10 बाइट्स नेम के लिए, 2 बाइट रोल नंबर के लिए, 2 बाइट मार्क्स के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। फिर हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, फंक्शंस, उनके बारे में जान लेते हैं। अगर आप फंक्शंस के बारे में जान जाओगे तो डाटा स्ट्रक्चर बड़ा आपके लिए सिंपल हो जाएगा। कहता है फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ग्रुप, फंक्शन क्या करता है? ग्रुप करता है नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू ए यूनिट। एक बहुत सारी स्टेटमेंट्स को एक यूनिट के अंदर ग्रुप कर देता है और उसको एक नाम दे देता है। फिर उस यूनिट को हम प्रोग्राम के किसी भी जगह से या अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम से हम उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो पूरे की पूरी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स उस नेम की जगह पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो रीजन क्या है फंक्शन को यूज करने का? कि इससे हमारा जो प्रोग्राम का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो एनी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अपीयर इन ए प्रोग्राम मोर देन वंस। एक कहता अगर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार आ रही हैं, वो एक कैंडिडेट है फॉर बीइंग मेड इनटू ए फंक्शन, जिसको हम फंक्शन बना सकते हैं। ठीक होगी जी बात। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको फंक्शन की। ये स्टार लाइन नाम का फंक्शन है। स्टार लाइन टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम आ गया वॉइड स्टार लाइन, फिर वॉइड मेन। यहाँ पे मैंने स्टार लाइन को कॉल कर लिया, व्हाट इज योर नेम, फिर स्टार लाइन को कॉल कर लिया, व्हाट इज योर रोल नंबर, फिर स्टार लाइन को कॉल कर। ये स्टार लाइन क्या कर रहा है? एक लाइन खींच रहा है स्टार्स की। ठीक है जी। एक एस्ट्रिक्स की लाइन बना रहा है, यानी कि एक एस्ट्रिक की लाइन बनेगी, फिर व्हाट इज योर नेम लिखाएगा, फिर एक एस्ट्रिक की लाइन बनेगी, फिर एक योर आपका फिर रोल नंबर, व्हाट इज योर रोल नंबर लिखाएगा, फिर एक एस्ट्रिक की लाइन। कितने स्टार्स की लाइन बनेगी वो हम स्टार लाइन से देख लेते हैं। तो यहां पे ये स्टार लाइन की डेफिनेशन दी हुई है। void star line int j for j equal to 0, j less than 45, j plus plus, printf percentage c star printf बैकस्लैश n। तो ये क्या कर रहा है? ये फंक्शन 45 एस्ट्रिक्स की एक स्टार्स की एक लाइन प्रिंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको फंक्शन नहीं लिखता तो मेरे को ये एक दो तीन, ये 3 लाइनें आपको 3 बार लिखनी पड़ेंगी, 3 6 9, और यहां पे बस मेरे को एक बार करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और ज्यादा बार होगी, यानी कि मान लीजिए 10 बार कॉल किया तो ये उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये एक बार लिखना पड़ा यहाँ पे आपको, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम का साइज कम हो गया और प्रोग्राम को क्लैरिटी भी आ गई। अब ये आपने देखा कि प्रोग्राम जो फंक्शन है वो कैसा दिखता है। अब हम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं कि एक फंक्शन के कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट है, कैसे लिखना है आपने फंक्शन को। तो 3 बेसिक कंपोनेंट है एक फंक्शन के, जो कि जरूरी है किसी भी फंक्शन को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए। फंक्शन की डेक्लेरेशन, कॉल टू दी फंक्शन एंड दी फंक्शन डेफिनेशन। 3 चीजें हैं जी, फंक्शन की डेक्लेरेशन, कॉल टू दी फंक्शन एंड दी फंक्शन डेफिनेशन। सो पहले फंक्शन डेक्लेरेशन की बात कर लेते। कहता जैसे आप किसी वेरिएबल को बिना कंपाइलर को बताए कि वो क्या है उसको यूज नहीं कर सकते, उसी तरीके से बिना कंपाइलर को बताए आप किसी फंक्शन को भी यूज नहीं कर सकते।
जो मोस्ट कॉमन अप्रोच है टू डिक्लेयर ए फंक्शन इज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम को, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे कॉमन अप्रोच क्या है कि हम उसको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दें। फंक्शन जो की डिक्लेरेशन है इट इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। अगर मैं पीछे वाले प्रोग्राम की बात करूं तो उसके अंदर ये जो स्टार लाइन, सबसे पहले हमने मेन से पहले जो लाइन लिखी हुई थी वॉइड स्टार लाइन पैरेंथेसिस टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, ये मेरी एक डिक्लेरेशन है। कॉलिंग ए फंक्शन, अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो हमें उसका फंक्शन का नाम चाहिए फॉलोड बाय पैरेंथेसिस टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। जो सिंटेक्स है कॉल का वो सेम होगा एज ए डिक्लेरेशन, बस इसमें एक डिफरेंस है कि आगे आपने वो वॉइड इंट फ्लोट अगर कुछ लिखा हुआ है वो नहीं लिखना, यानी कि रिटर्न टाइप नहीं लिखनी, बाकी सारी चीजें सेम लिखनी। जो कॉल है दैट इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। फंक्शन की डेफिनेशन कैसी हो? द डेफिनेशन कंटेन्स द एक्चुअल कोड फॉर द फंक्शन। डेफिनेशन के अंदर एक्चुअल कोड होगा जो आप फंक्शन के लिए लिखना चाहते हो। तो फंक्शन जो डेफिनेशन है फंक्शन की, उसके अंदर एक लाइन होगी जिसको मैं डेक्लेरेटर कहता हूं, फॉलोड बाय द फंक्शन बॉडी, यानी कि अगर यहां पे देखें ये तो मेरा डेक्लेरेटर हो गया और ये सारी की सारी फंक्शन की बॉडी हो गई। जो फंक्शन की बॉडी है वो क्या होगी? इज कंपोज्ड ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट मेक अप द फंक्शन, यानी कि बॉडी के अंदर क्या होगा? वो स्टेटमेंट्स होंगी जो फंक्शन बनाती हैं, डिलिमिटेड बाय ब्रेसेस, उनको ब्रेसेस के अंदर बंद करना जरूरी है, ब्रेसेस के अंदर होनी चाहिए जो उसकी बॉडी है, इट मस्ट बी विद इन ब्रेसेस। अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, द डेक्लेरेटर इज नॉट टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। जो डेक्लेरेटर है वो सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट नहीं होगा। डेक्लेरेशन भी होगी, कॉल भी होगी, बट डेफिनेशन का जो डेक्लेरेटर है वो टर्मिनेट नहीं होगा। सो ये आपके सामने जो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम आपको दिखाया था फंक्शन का, उसके अंदर ये जो सारा पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो डेक्लेरेशन को, आप यहां मेन से पहले, ये जो मेन है मेन से पहले आप उसकी डेक्लेरेशन नहीं लिखना चाहते, तो हम क्या करें? मेन से पहले पूरे का पूरा फंक्शन की डेफिनेशन लिख दें, तो डेक्लेरेशन की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो वी कैन एलिमिनेट द डेक्लेरेशन इफ द फंक्शन डेफिनेशन अपीयर्स इन द लिस्टिंग बिफोर द फर्स्ट कॉल टू द फंक्शन। अगर मेरे फंक्शन की जो लिस्ट है यानी कि उसकी डेफिनेशन है वो फंक्शन की पहली फर्स्ट कॉल से पहले अगर हम लिख दें तो मेरे को फंक्शन की डेक्लेरेशन नहीं लिखनी पड़ेगी। ये मैंने सेम प्रोग्राम लिखा है सेम, बट मैंने डेक्लेरेशन की जगह पे ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख दी ऐसे की ऐसे, और बाकी ये मेन प्रोग्राम मेरा सेम टू सेम है। ठीक होगी जी बात? इससे क्या होगा? जो डेक्लेरेशन है मेरी वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब हमने मान लीजिए पैरामीटर पास करने हैं। अब तक हमने देखा कि हमने फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस थी वो अंदर से खाली थी, उनके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की थी। अब मैं वो जो अगर उसके अंदर मैं वैल्यू लिखूं उसको मैं आर्गुमेंट या पैरामीटर बोलता हूं। तो हम किसी फंक्शन को आर्गुमेंट या पैरामीटर पास कर सकते हैं। एन आर्गुमेंट इज ए पीस ऑफ डाटा पास्ड फ्रॉम ए प्रोग्राम टू द फंक्शन। एक आर्गुमेंट क्या है? एक पीस है डाटा का, एक पार्ट है डाटा का, जिसको मैं एक प्रोग्राम से एक फंक्शन को पास कर सकता हूं। आर्गुमेंट अलाउ ए फंक्शन टू ऑपरेट विद डिफरेंट वैल्यूज। जो आर्गुमेंट क्या अलाउ करते हैं कि एक फंक्शन डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर काम कर सके। मान लीजिए सबसे पहले मैं कांस्टेंट पास करना चाहता हूं, कांस्टेंट वैल्यू पास करना चाहता हूं। सो इंस्टेड ऑफ ए फंक्शन दैट ऑलवेज प्रिंट्स 45 एस्ट्रिक्स, जो पीछे वाला प्रोग्राम था हमारा, वो हर बार कितने एस्ट्रिक प्रिंट कर रहा था? 45 एस्ट्रिक प्रिंट कर रहा था। वी वांट ए फंक्शन दैट प्रिंट्स एनी कैरेक्टर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जो कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करे और कितनी बार भी करे। ठीक है जी, जितनी मैं वैल्यू दूं उतनी बार करे, और कोई भी जो भी मैं कैरेक्टर दूं वो कैरेक्टर प्रिंट करे। सो इन द एग्जांपल वी आर यूजिंग आर्गुमेंट्स टू पास द कैरेक्टर। एक तो मैं कैरेक्टर पास करूंगा कि ये कैरेक्टर प्रिंट करो, और दूसरा
कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स, वो भी मैं पास करूंगा फंक्शन के अंदर, तो वो दोनों चीजें पास हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। देखिए आप प्रोग्राम के अंदर, ये मेरा प्रोग्राम है। सो रैपकैर नाम का प्रोग्राम है, ये इसकी डेक्लेरेशन है, वॉइड रैपकैर। मैं एक करैक्टर पास कर रहा हूं, एक इंट पास कर रहा हूं, ठीक होगी जी बात। ये वॉइड मेन है। पहली बार मैंने रैपकैर को कॉल किया, प्लस और 50 किया, यानी कि प्लस करैक्टर प्रिंट करे, 50 टाइम्स करे। फिर मैंने रैपकैर को कॉल किया, मैंने कहा इक्वल टू प्रिंट करे, 60 टाइम्स करे। फिर मैंने रैपकैर को कहा, मैंने कहा स्टार प्रिंट करे, 50 टाइम्स करे। तो ये उसकी कॉल हो गई 3 बार। ये मेरा रैपकैर की डेफिनेशन है। रैपकैर नाम का फंक्शन है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, मैं इसको ch के अंदर एक करैक्टर पास कर रहा हूँ, n के अंदर एक इंटीजर पास कर रहा हूँ। ये देखिए, प्लस ch के अंदर चला जाएगा, 50 n के अंदर चला जाएगा, इक्वल टू अगली बार ch के अंदर चला जाएगा, 60 n के अंदर चला जाएगा, तीसरी बार स्टार ch के अंदर चला जाएगा, 50 n के अंदर चला जाएगा। इंट j फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटेज c ch, प्रिंट एफ बैकस्लैश n। तो ये पहली बार 50 प्लस की, प्लस करैक्टर्स की लाइन प्रिंट करेगा, अगली बार 60 इक्वल टू साइन की लाइन प्रिंट करेगा, अगली बार 50 स्टार्स की लाइन प्रिंट करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन पास कॉन्स्टेंट्स टू ए फंक्शन। फिर अब वेरिएबल पास किए जा सकते हैं, वी कैन पास द वेरिएबल्स, ठीक है जी। So the user can specify the character and the number of times it should be repeated। अब मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं, एक तो करैक्टर कौन सा हो और कितनी बार, ठीक है जी। करैक्टर कितनी बार, मैं यूजर से पूछूंगा कि कौन सा करैक्टर प्रिंट करना है और कितनी बार करना है, कौन सा करैक्टर प्रिंट करना है और कितनी बार, कौन सा करैक्टर कितनी बार। वहां तो हमने प्रोग्राम के अंदर लिखा, अब मैं यूजर से पूछूंगा कौन सा करैक्टर कितनी बार। अगेन रैपकैर नाम का फंक्शन, करैक्टर और एक इंटीजर पास किए जा रहे हैं। ये मेरी डेक्लेरेशन हो गई फंक्शन की। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक ch1 नाम का करैक्टर डिक्लेयर किया, n1 नाम का एक इंटीजर डिक्लेयर किया। तो पहले एंटर ए करैक्टर, मैंने कहा एक करैक्टर एंटर करें, तो एम्परसेंड ch1, हमने ch1 को स्कैन एफ कर लिया, कौन सा करैक्टर आप प्रिंट करना चाहते हो, कितनी बार, एंटर नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार, एम्परसेंड n1, मैंने रैपकैर को कॉल किया, उसको ch1 भेज दिया, n1 भेज दिया। तो ch1 ch के अंदर चला जाएगा, n1 n के अंदर, यानी कि ch की वैल्यू ch के अंदर पास हो जाएगी, n1 की वैल्यू n के अंदर पास हो जाएगी। यहाँ पे ये आप डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज ऑलमोस्ट सेम, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है जी। दिस इज हाउ वी कैन पास दी वेरिएबल्स टू ए फंक्शन, ठीक है जी। ch1 ch के अंदर, n1 n के अंदर। हम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन से, वी कैन रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम दी फंक्शंस। कहता है फंक्शन कंप्लीट, जब भी कोई फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, इट कैन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम इसको कॉल कर रहा है उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू को ये रिटर्न कर सकता है, सिंगल वैल्यू से ज्यादा। यूजुअली दिस रिटर्न वैल्यू कंसिस्ट ऑफ एन आंसर टू द प्रॉब्लम द फंक्शन हैज सॉल्व। तो ये जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, वो आंसर होगा टू द प्रॉब्लम द फंक्शन हैज सॉल्व। जो भी फंक्शन ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है ये उसका आंसर हो सकता है। When a function returns a value, the data type of this value must be specified। तो उसकी हमने डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी है कि ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। द फंक्शन डेक्लेरेशन डज दिस, जो फंक्शन की डेक्लेरेशन है वो बताएगी बाय प्लेसिंग द डाटा टाइप बिफोर द फंक्शन। फंक्शन नेम से पहले हम बताएंगे कि किस टाइप की वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा इन द डेक्लेरेशन एंड दी डेफिनेशन। डेक्लेरेशन के अंदर भी बताना है आपने किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, डेफिनेशन के अंदर भी आपने बताना है ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये हमारे सामने एग्जांपल है, देख लीजिए। LBS to kg, यानी कि पॉन्ड से kg के बीच में कन्वर्जन है। LBS to kg नाम का फंक्शन है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा और फ्लोट टाइप की वैल्यू ही हम इसको सेंड कर रहे हैं, टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए फ्लोट टाइप के, LBS एंड KGS। पहले हमने उसने कहा कि एंटर यूर वेट इन पाउंड्स, पाउंड्स के अंदर हमने LBS के अंदर आप वेट डाल दिया। यहाँ पे हमने उसको KGS में LBS to KGS
kg नाम के फंक्शन को कॉल किया, उसको lbs की वैल्यू दी, यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और जो वो वैल्यू रिटर्न करेगा वो kgs के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर ये प्रिंट करेगा योर वेट इज इन किलोग्राम और ये kgs को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देखें LBS टू kg फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है और फ्लोट वैल्यू ही हम इसको दे रहे हैं। यहाँ से देखिए LBS की वैल्यू यहाँ पाउंड्स के अंदर कॉपी हो जाएगी, LBS की वैल्यू पाउंड्स के अंदर कॉपी हो जाएगी। फ्लोट किलो, अगर मैं पाउंड्स को 0.453 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो किलो की वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देंगे, ये रिटर्न वैल्यू kgs के अंदर आ जाएगी, kgs को हमने प्रिंट कर लिया। दिस इज हाउ वी कैन रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम दी फंक्शंस। पासिंग वैल्यू बाय रेफरेंस। सो दो तरह के पैरामीटर हैं, एक कॉल बाय वैल्यू, एक कॉल बाय रेफरेंस। जो पीछे आपने देखा था वो कॉल बाय वैल्यू था, ये अब आप कॉल बाय रेफरेंस है। ठीक होगी जी बात। सो जो कॉल बाय रेफरेंस है या पास बाय रेफरेंस है उसको हम पॉइंटर्स के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने क्या किया, जो डेक्लेरेशन है वो खत्म कर दी हमने, पहले ही पूरी की पूरी डेफिनेशन दे दी मेन से। सो एक्सचेंज नाम का फंक्शन है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, एक x पॉइंटर टू ए फ्लोट है, y भी एक पॉइंटर टू ए फ्लोट है, t हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, x की वैल्यू हमने t के अंदर कॉपी की, y की वैल्यू x में, t की वैल्यू y में, तो ये वैल्यू x और y की आपस में एक्सचेंज हो गई। ये यहाँ शो कर रहा है कि x और y की वैल्यू कैसे एक्सचेंज की गई है बाय यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल t। जब मैं स्टार x लिखता हूं यहाँ पे तो वो वैल्यू एट पॉइंटर x की बात करता है, पॉइंटेड बाय x। मेन के अंदर हमने a और b दो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किए, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू इनपुट करवा ली, वैल्यू बिफोर फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल करने से पहले वैल्यू पूछी उसने, वैल्यू ऑफ a एंड b हमने प्रिंट करवा दी, वैल्यू आफ्टर फंक्शन कॉल हमने एक्सचेंज को कॉल किया, a एंड बी एक्स और वाई के अलायस हो गए, यानी कि जो नाम मेमोरी लोकेशन का x है उसी का नाम a हो गया, जिस मेमोरी लोकेशन का नाम y है उसी का नाम b हो गया। x और y के अंदर जो चेंजेस हुई वो a और b के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई और हमने a और b को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। यानी कि अगर मान लीजिए आप a की वैल्यू 5 और 10 देते हैं तो पहली बार a और b की वैल्यू 5 और 10 होगी, जब आप एक्सचेंज को कॉल करोगे उसके बाद a की वैल्यू 10 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी। Thank you. This is all about introduction to data structure for today's lecture. Thank you.